नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी है प्रेरणा। मेरी कक्षा में सूर्य प्रकाश से ज़्यादा उद्यमी कोई लड़का ना था, बल्कि यूँ कहें कि अध्यापन काल के 10 वर्षों में मुझे ऐसी विषम प्रकृति के शिष्य से वास्ता न पड़ा था। कपट क्रीड़ा में उसकी जान बसती थी। अध्यापकों को बनाने और चिढ़ाने, उद्योगी बालकों को छेड़ने और रुलाने में ही उसे आनंद आता था। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता, ऐसे ऐसे फंदे डालता, ऐसे ऐसे बंधन बांधता कि देखकर आश्चर्य होता था। तो बंदी में अभ्यस्त था, खुदाई फौजदारी की एक फौज बना ली थी और उसके आतंक में साला पर शासन करता था। मुख्य अधिष्ठाता की आज्ञा टल जाए, मगर क्या मजाल कि कोई उसके हुक्म की अवज्ञा कर सके। स्कूल के चपरासी और अर्दली उससे थरथर कांपते थे। इंस्पेक्टर का मुआयना होने वाला था। मुख्य अधिष्ठाता ने हुक्म किया कि लड़के निर्दिष्ट समय से आधा घंटा पहले आ जाए। मतलब था कि लड़कों को मुआयने के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता दी जाएं। मगर 10 बजे इंस्पेक्टर साहब आकर बैठ गए और मदरसे में एक लड़का भी नहीं। 11 बजे सब छात्र इस तरह निकल पड़े जैसे कोई पिंजरा खोल दिया गया हो। इंस्पेक्टर साहब ने कैफियत में लिखा, डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। प्रिंसिपल साहब की किरकिरी हुई, अध्यापक बदनाम हुए और यह सारी शरारत सूर्य प्रकाश की थी। बहुत पूछताछ करने पर भी किसी ने सूर्य प्रकाश का नाम तक न लिया। मुझे अपनी संचालन विधि पर गर्व था। ट्रेनिंग कॉलेज में इस विषय में मैंने ख्याति प्राप्त की थी, मगर यहाँ मेरा सारा संचालन कौशल जैसे मोर्चा खा गया था। कुछ अक्ल ही काम न करती कि शैतान को कैसे सन्मार्ग पर लाएं। कई बार अध्यापकों की बैठक हुई, पर यह गिरह न खुली। नई शिक्षा विधि के अनुसार मैं दंडनीति का पक्षपाती न था, मगर यहाँ हम इस नीति से केवल इसलिए विरक्त थे कि कहीं उपचार से भी रोग असाध्य न हो जाए। सूर्य प्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया, पर इसे अपनी अयोग्यता का प्रमाण समझकर इस नीति का व्यवहार करने का साहस न कर सके। 20-22 अनुभवी और शिक्षा शास्त्र के आचार्य एक 12-13 साल के उद्दंड बालक को सुधार न सके। यह विचार बहुत ही निराशाजनक था। यह तो हमारा सारा स्कूल उससे त्राही त्राही करता था, मगर सबसे ज़्यादा संकट मैं था, क्योंकि वह मेरी कक्षा का छात्र था और उसकी शरारतों का कुफल मुझे भोगना पड़ता था। मैं स्कूल आता तो हरदम एक ही खटका लगा रहता था कि देखें आज क्या विपत्ति आई है। एक दिन मैंने अपनी मेज की दराज खोली तो उसमें से एक बड़ा मेंढक निकाल पड़ा। मैं चौंक कर पीछे हटा तो क्लास में एक शोर मच गया। उसकी ओर सरोज नेत्रों से देखकर रह गया। सारा घंटा उपदेश में बीत गया और वह पट्टा सिर झुकाए नीचे मुस्कुरा रहा था। मुझे आश्चर्य होता था कि यह नीचे की कक्षाओं में कैसे पास हुआ था। एक दिन मैंने गुस्से से कहा, इस कक्षा में उम्र भर नहीं पास हो सकते। सूर्य प्रकाश ने अविचलित भाव से कहा, आप मेरे पास होने की चिंता ना करें, मैं हमेशा पास हुआ हूँ और अब की बार भी होऊंगा। असंभव असंभव संभव हो जाएगा। मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा। जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतने निर्विवाद रूप से न कर सकता था। मैंने सोचा ये वह प्रश्न पत्र उड़ा लेता होगा। मैंने प्रतिज्ञा की अब की बात चाल भी न चलने दूंगा। देखूं कितने दिन इस कक्षा में पड़ा रहता है, आप घबराकर निकल जाएगा। वार्षिक परीक्षा के अवसर पर मैंने साधारण देखभाल से काम किया, मगर जब सूर्य प्रकाश का उत्तर पत्र देखा तो मेरे विस्मय की सीमा न रही। मेरे 2 पर्चे थे, दोनों ही में उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक थे। मुझे खूब मालूम था कि वह मेरे किसी पर्चे का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकता। मैं इसे सिद्ध कर सकता था, मगर उसके उत्तर पत्रों का क्या करता। लिपि में इतना भेद न था जो कोई संदेह उत्पन्न कर सकता। मैंने प्रिंसिपल से कहा तो वह भी चकरा गए, मगर उन्हें भी जानबूझकर मक्खी निगलनी पड़ी। मैं कदाचित स्वभाव ही से निराशावादी हूँ। अन्य अध्यापकों को मैं सूर्य प्रकाश के विषय में जरा भी चिंतित न पाता था। मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में आना कोई नई बात नहीं, मगर मेरे लिए वह एक विकट रहस्य था।
अगर यही ढंग रहे तो एक दिन यह या तो जेल में होगा या पागलखाने में। उसी साल मेरा तबादला हो गया। यद्यपि यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल थी, प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों से मैत्री हो गई थी, मगर मैं अपने तबादले से खुश हुआ क्योंकि सूर्यप्रकाश मेरे मार्ग का कांटा न रहेगा। लड़कों ने मुझे विदाई की दावत दी और सबके सब स्टेशन तक पहुँचाने आए। उस वक्त सभी लड़के आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं भी अपने आंसुओं को न रोक सका। सहसा मेरी निगाह सूर्य प्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे लज्जित खड़ा था। कुछ ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखें भी भीगी थी। मेरा जी बार बार चाहता था कि चलते चलते उसके 2 बार बातें कर लूं। शायद वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर न मैंने पहले बात की न उसने। हालांकि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेद रहा था। उसकी झिझक तो क्षमा के योग्य थी, पर मेरा अवरोध अक्षम्य था। संभव था उस करुणा की गलिनी की दशा में मेरी 2-4 निष्कपट बातें उसके दिल पर असर कर जाती। इन्हीं खोए हुए अवसरों का नाम तो जीवन है। गाड़ी मंद गति से चली। लड़के कई कदम उसके साथ दौड़े। मैं खिड़की के बाहर सिल निकाले खड़ा था। कुछ देर उनके हिलते हुए रुमाल नजर आए, फिर वे रेखाएं आकाश में विलीन हो गई। मगर एक अल्पकाय मूर्ति अब भी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मैंने अनुमान किया वह सूर्य प्रकाश है। उस समय मेरा हृदय विकट कैदी की भांति घृणा, मालिन्य और उदासीनता के बंधनों को तोड़कर उसके गले मिलने के लिए तड़प उठा। नए स्थान की नई चिंताओं ने बहुत जल्द मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पिछले दिनों की याद एक हसरत बनकर रह गई। न किसी का कोई खत आया, न मैंने कोई खत लिखा। शायद दुनिया का यही दस्तूर है। वर्षा के बाद वर्षा की हरियाली कितने दिनों रहती है। संयोग से मुझे इंग्लैंड में विद्याभ्यास करने का अवसर मिल गया। वहाँ 3 साल लग गए। वहाँ से लौटा तो एक कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। यह सिद्धि मेरे लिए बिल्कुल आशातीत थी। मेरी भावना स्वप्न में भी इतनी दूर न उड़ी थी। किंतु पदलिप्सा अब किसी और भी ऊंची डाली का आश्रय लेना चाहती थी। शिक्षा मंत्री से रब्त जब्त पैदा किया। मंत्री महोदय मुझ पर कृपा रखते थे, मगर वास्तव में शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान न था। मुझे पाकर उन्होंने सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया। घोड़े पर वह सवार थे, लगाम मेरे हाथ में थी। फल यह हुआ कि उनके राजनीतिक विपक्षियों से मेरा विरोध हो गया। मुझ पर जा बेजा आक्रमण होने लगे। मैं सिद्धांत रूप से अनिवार्य शिक्षा का विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि हर एक मनुष्य की उन विषयों में ज़्यादा स्वाधीनता होनी चाहिए जिनका उनसे निस्संबंध है। मेरा विचार है कि यूरोप में अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है, भारत में नहीं। भौतिक सभ्यता का मूल तत्व है, वहाँ किसी काम की प्रेरणा आर्थिक लाभ के आधार पर होती है। जिंदगी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए जीवन संग्राम भी अधिक भीषण है। माता पिता भोग के दास होकर बच्चों को जल्द से जल्द कुछ कमाने पर मजबूर कर देते हैं। इसकी जगह कि वह मत का त्याग करके 1 शिलिंग रोज की बचत कर लें, वे अपने कामसिन बच्चे को 1 शिलिंग की मजदूरी करने के लिए दबाएंगे। भारतीय जीवन में वास्तविक सात्विक सरलता है। हम उस वक्त तक अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराते जब तक कि परिस्थिति हमें विवश न कर दे। दरिद्र से दरिद्र हिंदुस्तानी मजदूर भी शिक्षा के उपकारों का कायल है। उसके मन में यह अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा 4 अक्षर पढ़ जाए। इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिलेगा, बल्कि केवल इसलिए कि विद्या मानवीय सील का एक श्रृंगार है। अगर यह जानकर भी वह अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजता तो समझ लेना चाहिए कि वह मजबूर है। ऐसी दशा में उस पर कानून का प्रहार करना मेरी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। इसके सिवाय मेरे विचार में अभी का हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अभाव है। अर्ध शिक्षित और अल्प वेतन पाने वाले अध्यापकों से आप यह आशा नहीं रख सकते कि वह कोई ऊंचाई आदर्श अपने सामने रख सकें। अधिक से अधिक इतना होगा कि 4-5 वर्ष में बालक को अक्षर ज्ञान हो जाएगा। मैं इसे पर्वत खोदकर चूहिया निकालने के तुल्य समझता हूँ। वयस प्राप्त को जाने पर यह मसला 1 महीने में आसानी से तय किया जा सकता है। मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि युवावस्था में हम जितना ज्ञान 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना बाल्यावस्था में 3 साल में भी नहीं कर सकते। फिर खामख्वाह बच्चों को मदरसे में कैद करने से क्या लाभ।
मदरसे के बाहर रखकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती है, प्राकृतिक अनुभव तो होते हैं। पाठशाला में बंद करके तो आप उनके मानसिक और शारीरिक दोनों विधानों की जड़ काट देते हैं। इसलिए जब प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पेश हुआ तो मेरी प्रेरणा से मिनिस्टर साहब ने उसका विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर क्या था, मिनिस्टर साहब की और मेरी वह ले दे शुरू हुई कि कुछ न पूछिए। व्यक्तिगत आक्षेप के लिए मैं गरीब को की बीवी था, मुझे ही सबकी भाभी बनना पड़ा। मुझे देशद्रोही, उन्नति शत्रु और नौकरशाही का गुलाम कहा गया। मेरे कॉलेज में जरा सी भी कोई बात होती तो कैंसिल में मुझ पर वर्षा होने लगती। मैंने एक चपरासी को पृथक किया, सारी कैंसिल पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गई। आखिर मिनिस्टर साहब को मजबूर होकर उस चपरासी को बहाल करना पड़ा। यह अपमान मेरे लिए असह्य था, शायद कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। मिनिस्टर साहब ने मुझे शिकायत नहीं, वह मजदूर थे। हाँ, इस वातावरण में मेरे लिए काम करना दुस्साध्य हो गया। मुझे अपने कॉलेज के आंतरिक संगठन का भी अधिकार नहीं। अमुक क्यों नहीं परीक्षा में भेजा गया, अमुक के बदले अमुक को क्यों नहीं छात्रवृत्ति दी गई, अमुक अध्यापक को अमुक कक्षा क्यों नहीं दी। इस तरह सारहीन आक्षेपों ने मेरी नाक में दम कर दिया था। इस नई चोट ने कमर तोड़ दी। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे मिनिस्टर साहब से इतनी आशा अवश्य थी कि वह कम से कम इस विषय में न्याय परायणता से काम लेंगे, मगर उन्होंने न्याय की जगह नीति को मान्य समझा और मुझे कई साल की भक्ति का फल मिला। मैं पदच्युत पर दिया गया। संसार का ऐसा कटु अनुभव मुझे अब तक ना हुआ था। ग्रह भी कुछ बुरे आ गए थे। उन्हीं दिनों पत्नी का देहांत तो हो गया, अंतिम दर्शन भी न कर सका। संध्या समय नदी तट पर सैर करने गया था। वह कुछ अस्वस्थ थी। लौटा तो उसकी लाश मिली। कदाचित हृदय की गति बंद हो गई थी। इस आघात ने कमर तोड़ दी थी। माता के प्रसाद और आशीर्वाद से बड़े बड़े महान पुरुष कृतार्थ हो गए हैं। मैं जो कुछ हुआ पत्नी के प्रसाद और आशीर्वाद से हुआ, वह मेरे भाग्य की विधात्री थी। कितना अलौकिक त्याग था, कितना विशाल धैर्य। उनके माधुर्य में तीक्ष्णता का नाम भी न था। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी उसकी भ्रुकुटी संकुचित देखी हो। वह निराश होना तो जानती ही न थी। मैं कई बार सख्त बीमार पड़ा हूँ। वैद्य निराश हो गए हैं, पर अपने धैर्य और शांति से अणुमात्र भी विचलित नहीं हुई। उन्हें विश्वास था कि मैं अपने पति के जीवन काल में मरूंगी और वहीं वह भी। मैं जीवन में अब तक उन्हीं के सहारे खड़ा था। जब वह अवलंब ही न रहा, जीवन कहाँ रहता। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। यह लगन गायब हो गई। मैं संसार से विरक्त हो गया और एकांतवास में जीवन के दिन व्यतीत करने का निश्चय करके एक छोटे से गांव में आ बसा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे, एक और गंगा बहती थी। मैंने नदी के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया और उसी में रहने लगा। मगर काम करना तो मानवीय स्वभाव है, बेकारी मैं जीवन कैसे करता। मैंने एक छोटी सी पाठशाला खोल ली। एक वृक्ष की छांव में गांव के लड़कों को जमा कर कुछ पढ़ाया करता था। उसकी यहाँ इतनी ख्याति हुई, आसपास के छात्र भी आने लगे। एक दिन मैं अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास मोटर आकर रुकी और उसमें से उस जिले के डिप्टी कमिश्नर उतर पड़े। मैं उस समय एक कुर्ता और धोती पहने था। इस वेश में एक हकीम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर मेरे समीप आए तो मैंने झेंपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर हाथ मिलाने के बदले मेरे पैरों की ओर झुके और उन पर सिर रख दिया। मैं कुछ ऐसा सिटपिटा गया कि मेरे मुंह से एक भी शब्द न निकला। मैं अंग्रेजी अच्छी लिखता हूँ, दर्शन शास्त्र का भी आचार्य हूँ, व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ, मगर इन गुणों में एक भी श्रद्धा के योग्य नहीं। श्रद्धा तो ज्ञानियों और साधुओं के अधिकार की वस्तु है। मगर मैं ब्राह्मण होता तो एक बात थी, हालांकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मण के पैरों पर सिर रखना अचिंतनीय है।